Hello everyone, here is Nashanka and we'll discuss today the most important topic of CA final, which is system development life cycle, and I will explain you each and every phase in very short span of time. So let's start with this. So system development life cycle, what it is? System development life cycle is a phases or a process from which we will develop a system, an information system that we will implement in our enterprise, which will work for our users and many of these level of management. So it is a system development lifecycle will provide system designer and developers to follow a sequence of activities. Like it is not very easy to acquire or develop a system, because it may have many loopholes. Not everyone is compatible with it. So system developers have to make in mind that each and every step they are implementing in developing a system will have to be taken care of the needs of the user, the stakeholders and the owners of the enterprise. That means everyone who is using the system need to be taken care of it. But before starting the phases, let us understand what is the advantages of having the SDLC. That is why every developer or the analyst or the system developer need to understand that every phase is important. So there are some advantages of the system are given as follows: better planning and control by the project managers, compliance to prescribed standards, ensuring better quality, documentation that SDLC stresses on is an important measure of communication and control. The phases are important milestone and help the project manager and the user for the review and sign off. सो बेसिकली हम यहाँ बोल सकते हैं कि जो प्रोजेक्ट डेवलपर्स होते हैं या जो हमारे एंटरप्राइज में प्रोजेक्ट मैनेजर्स होते हैं, उनके लिए बहुत इजी हो जाता है सिस्टम इंफॉर्मेशन सिस्टम के साथ काम करना, क्योंकि व्हेन अ सिस्टम डेवलपर डेवलप्स अ सिस्टम, वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रोजेक्ट मैनेजर है या जो ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं वो उस डेवलपमेंट में इन्वॉल्व होते हैं. कोई भी चीज़ उनसे पूछे बिना नहीं की जाती है. तो उनको ये पता है कि हमारे एंटरप्राइज के सिस्टम में क्या हो रहा है, कहाँ पे कैसा चल रहा है. तो एवरीवन नोज अबाउट इट और उसके साथ काम करना इजी हो जाता है. एंड फॉर द वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ लाइक हमारे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना, और उनको अचीव करना बहुत ईजी हो जाता है. सो एंड व्हाट इज़ द नेक्स्ट? फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ IS ऑडिट देर आर सम मोर एडवांटेजेस. IS ऑडिट के पर्सपेक्टिव से भी कुछ एडवांटेजेस है. जैसे ऑडिटर को क्लियर अंडरस्टैंडिंग होती है वेरियस फेजेस ऑफ SDLC की. उसके एग्जामिनेशन के बेसिस पे वो अपने रिपोर्ट में ये बता सकता है कि एंटरप्राइज कैसे कंप्लायंस कर रही है IS स्टैंडर्ड से. और ऑडिटर को टेक्निकल नॉलेज और has the technical knowledge and ability of different areas of SDLC, can be guided during the various phases of SDLC, and IS auditor can provide an evaluation of the method, techniques and used through the various development of the phases of the SDLC. तो ये सब कुछ एडवांटेजेस है जो बेसिकली एक IS ऑडिटर को भी है और हमारे जो एंटरप्राइजेस के सीनियर लेवल मैनेजर्स है या जो हम जिनको प्रोजेक्ट मैनेजर्स बोलते हैं उनको भी है. तो ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है SDLC के लिए. तो SDLC का कॉन्सेप्ट इसीलिए आया है ताकि हमारी जो एंटरप्राइज में लोग काम कर रहे हैं, जो पर्सनल वर्क कर रहे हैं, उनका उसका बेनिफिट मिले. सो व्हाट आर द 7 फेजेस? हम सबसे पहले तो उन 7 फेजेस के नाम याद कर लेते हैं. फर्स्ट इज प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, सिस्टम रिक्वायरमेंट एनालिसिस, सिस्टम डिजाइन, सिस्टम एक्विजिशन, सिस्टम डेवलपमेंट, सिस्टम टेस्टिंग. सिस्टम एक्विजिशन एंड डेवलपमेंट एक ही फेज है, फेज नंबर 4. सिस्टम टेस्टिंग आता है 5th नंबर पे. फेज नंबर 6 पे आता है सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन. और फेज नंबर 7 ऐसा कोई फेज नहीं है, लेकिन ये भी एक इम्पॉर्टेंट, हम इसको फेज काउंट कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन रिव्यू एंड मेंटेनेंस. पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन रिव्यू एंड मेंटेनेंस, जिसके अंदर हमने इम्प्लीमेंटेशन के बाद हमको क्या क्या चीज़ें रिव्यू करनी है, मॉनिटर करनी है, कौन से पर्सपेक्टिव से हमको देखना है, कहाँ पे लूप होल्स अभी भी है जिनको ठीक करने की ज़रूरत है, वो हमें देखना पड़ेगा. तो सबसे पहले हम प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन पे आते हैं. फेज नंबर 1 है प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन.
प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन वो होता है कि जब हम एक सिस्टम एनालिस्ट को अपॉइंट करते हैं। सिस्टम एनालिस्ट को हम तभी अपॉइंट करेंगे जब हम अपनी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करेंगे। प्रॉब्लम्स को कैसे हमें आइडेंटिफाई करना है कि जो अभी करंटली हम सिस्टम चला रहे हैं, हम जिस सिस्टम पे काम कर रहे हैं वो कैसा सिस्टम है, मतलब उसके अंदर क्या प्रॉब्लम आ रही है या कौन लोग इससे खुश नहीं हैं। जो भी हमें इस रिलेटेड प्रॉब्लम से हमें उसे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन के कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स है जिसको हमें ध्यान में रख के चलना है। तो सबसे पहला आता है कि हमको अपनी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना है। फिर अपने को ऑब्जेक्टिव को आइडेंटिफाई करना है कि प्रॉब्लम ये थी लेकिन अब हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। फिर हमको स्कोप डिसाइड करना है। उसके बाद हमको फीजिबिलिटी स्टडी करनी है। उसके बाद हमको रिपोर्ट करना है किसको, मैनेजमेंट को। हमको नहीं, सिस्टम एनालिस्ट को बोल रही हूँ यहाँ पे मैं। और लास्ट है इंटरनल कंट्रोल एस्पेक्ट, जो सबसे मेन बेसिक एस्पेक्ट होता है हर एक सिस्टम डेवलपमेंट का। जो भी हम सिस्टम डेवलप कर रहे हैं उसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होनी ज़रूरी है, वो है इंटरनल कंट्रोल। क्योंकि सिस्टम बना लिया लेकिन आपने अगर उसमें इंटरनल कंट्रोल्स नहीं डाले तो वो आपके वैसे भी कोई काम का नहीं रहेगा। तो सबसे पहले हम आते हैं सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम का मतलब ये होता है कि ये सबसे फर्स्ट बेसिक स्टेप है जहाँ पे हमको अपनी प्रॉब्लम को क्लियरली और प्रिसाइसली डिफाइन करना पड़ेगा कि हम कहाँ गलत जा रहे हैं, हमको क्या चाहिए था लेकिन हमारे एग्जिस्टिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग, मतलब हमारे एग्जिस्टिंग सिस्टम में ये चीज़ें हमारे पास नहीं हैं। ओके, हमको इसके लिए ग्रुप डिस्कशन करना पड़ेगा। देन इट्स प्रीवेलेंस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन हैज़ टू बी असेस्ड। क्या सिस्टम कितना ज़रूरी है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उसकी असेसिबिलिटी देखनी पड़ेगी। प्रॉब्लम दैट हैज़ कंसिडरेबल इम्पैक्ट ऑन द ऑर्गेनाइजेशन इज लाइकली टू रिसीव इमीडिएट मैनेजमेंट अटेंशन। क्या जो प्रॉब्लम उस सिस्टम के अंदर है, क्या मैनेजमेंट अटेंशन दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो अगर है तो उसको मैनेजमेंट को इमीडिएट है ना उसके ऊपर कुछ एक्शन लेना चाहिए। यूजर इन्वॉल्वमेंट विल ऑल्सो बी हाई एंड इफ दे आर कन्विंस्ड दैट द प्रॉब्लम प्रपोज सोल्यूशन विल रिजॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक है, ये तो हो गया, हमको अपनी आइडेंटिफाई करनी है प्रॉब्लम को। कुछ इसके इंस्टेंसेस है, जैसे क्या क्या कर सकते हैं एनालिस्ट, क्या वर्क करेंगे। प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन के लिए सबसे पहले हमको एक एनालिस्ट को अपॉइंट करना पड़ेगा जो ही वो सारे काम करना शुरू करेगा। सबसे पहले वो हमारी सिस्टम की प्रॉब्लम को एनालाइज करेगा। उसके लिए क्या करेगा, clarify and understand the project request, determine the size of the project, determine the technical and operational feasibility of alternative approaches, assess cost benefit of alternative approaches, and report finding to the management with the recommendation outlining the acceptance or rejection of the proposal. ये सारी चीज़ें हैं जो एनालिस्ट वर्किंग ऑन द प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन शुड अकम्प्लिश द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव। मतलब ये सारे ऑब्जेक्टिव्स है जो एक सिस्टम एनालिस्ट को अचीव करने हैं। फिर दूसरा आ जाता है हमारा इसके अंदर आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव को आइडेंटिफाई करने का मतलब ये है कि जब हमने प्रॉब्लम ढूंढ ली है तो हमें उसके बाद हमें ऑब्जेक्टिव भी तो होना चाहिए कि हमें प्रपोज सोल्यूशन में करना क्या है। जब तक हमें ऑब्जेक्टिव क्लियर ही नहीं होगा माइंड में तो उस प्रॉब्लम को भी ढूंढने का मतलब नहीं है। आज मैंने प्रॉब्लम ये ढूंढी तो उसका सोल्यूशन भी होना चाहिए मेरे पास। एंड द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम, आफ्टर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम इट इज ईजी टू वर्क आउट एंड प्रिसाइसली स्पेसिफाई द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रपोज सोल्यूशन। फॉर इंस्टेंस, इनएबिलिटी टू प्रोवाइड अ कन्वीनियंट रिजर्वेशन सिस्टम फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ इंटेंडिंग पैसेंजर वॉज द प्रॉब्लम ऑफ द रेलवे। ओके, दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल, क्योंकि किसी भी पैसेंजर को इमीडिएट रिजर्वेशन नहीं मिलता था। पहले उसको लंबी लाइन में खड़ा होना पड़ता था और काफ़ी घंटों तक वेट करना पड़ता था। लेकिन आज ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई जहाँ उसने ऑनलाइन बुकिंग फैसिलिटीज शुरू कर दी है। One of the objective was to introduce a system wherein intending passenger could book a ticket from the source to destination faster than in real time. Okay, तो ये हो गया आइडेंटिटी। डिलीनिएशन ऑफ द स्कोप का मतलब ये होता है, डिलीनिएशन ऑफ द स्कोप मीन्स जो यूजर्स होंगे इंफॉर्मेशन सिस्टम के, जो यूजर्स होंगे इंफॉर्मेशन सिस्टम के, उनको ये बताना पड़ेगा कि उनको अपने सिस्टम में चाहिए क्या। दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट द रिक्वायरमेंट, बट हाँ बेसिक थिंग्स जो मतलब आज प्रपोज सिस्टम में नहीं है लेकिन मेरे को ये चीज़ें होनी है, वो उसकी आउटलाइनिंग तो बताएंगे।
कि मेरे को ऐसा चाहिए, ऐसा होना चाहिए, इस सिस्टम में ये होना चाहिए, मतलब उनको खुद को पता होना चाहिए कि हमको हमारे सिस्टम में करवाना क्या है. तो स्कोप इज दैट थिंग. So the scope of a solution define its typical boundaries. It should be clear and comprehensible to the user management, stating the extent what will be the addressed by the solution and what will be not. मतलब इस सोल्यूशन से क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए ये कौन बताएगा? यूज़र बताएगा. ये हमें सिस्टम एनालिस्ट नहीं बताएगा. हमको सिस्टम एनालिस्ट को बताना है कि हमारे इस सोल्यूशन से ये होना चाहिए, ये वाला चीज़ नहीं होना चाहिए. इसके कुछ डायमेंशंस होते हैं जैसे फंक्शनैलिटी रिक्वायरमेंट, डेटा प्रोसेस, डेटा टू बी प्रोसेस, कैसी फंक्शनैलिटी एक सोल्यूशन प्रोवाइड करवाएगा, मतलब उस सोल्यूशन के थ्रू कैसी फंक्शंस डिलीवर होंगी, कैसा डेटा चाहिए उस फंक्शन को डिलीवर करने के लिए. कंट्रोल रिक्वायरमेंट्स मतलब कौन कौन से कंट्रोल्स हमको एप्लीकेशन में लगाने हैं. परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट मतलब क्या रिस्पॉन्स टाइम होगा, क्या एग्जीक्यूशन टाइम होगा, क्या थ्रूपुट होगा, मतलब किस टाइम में कौन सा काम होना चाहिए, ये वाला होना चाहिए कि ये टाइम तो ये वाला काम तो इतने ही टाइम में होना चाहिए, उससे ज़्यादा टाइम लगना ही नहीं चाहिए. वो चीज़ हो गई. कॉन्स्टेंट्स होते हैं जैसे एक इनपुट डेटा का मतलब एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होना चाहिए कि ये इस नाम में इतने ही कैरेक्टर्स होने चाहिए. ये सब चीज़ें मतलब एक कांस्टेंट लगा दिया कि इस नाम में इससे ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, मतलब नेम जब हम डालेंगे मैक्सिमम इतने कैरेक्टर्स के नेम होने चाहिए. इंटरफेसेस होते हैं कि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को हमें कैसे एडजस्ट करना है. रिलायबिलिटी रिक्वायरमेंट कैसे हम लोग रिलायबल होंगे, मतलब रिलायबिलिटी मतलब ऑफ एप्लीकेशन इज मेजर्ड बाय इट्स एबिलिटी टू रिमेन अनकरप्टेड. कैसे हमारे एप्लीकेशंस अनकरप्टेड रहेंगे इन एडवर्ट सिचुएशन में या एडवर्ट सिचुएशन में हम बोल सकते हैं. तो ये सारे बेसिक डायमेंशंस है जिसके बेसिस पे हम अपना स्कोप सेट करेंगे. और 2 ऐसे प्राइमरी मेथड्स होते हैं जो विद हेल्प ऑफ विच स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट कैन बी एनालाइज, जिसके बेसिस पे हम अपने स्कोप का एनालिसिस करेंगे. है सबसे पहले रिव्यू इंटरनल डॉक्यूमेंट एंड कंडक्टिंग इंटरव्यू. इंटरनल डॉक्यूमेंट रिव्यू करके हम ये पता लगा लेंगे कि भाई मतलब एक टाइप ऑफ इन्वेस्टिगेशन होगा, कहाँ पे कंट्रोल ज़्यादा है, कहाँ पे कंट्रोल कम है, किस टाइप का इनपुट है, किस टाइप का आउटपुट ये जनरेट कर रहे हैं. सारी चीज़ें हम इस इनके इंटरनल डॉक्यूमेंट्स को देख के सिस्टम के इन्वेंट्री का सिस्टम कैसा होना चाहिए हमें सब आइडिया पता चल जाएगा. लेकिन उससे ज़्यादा अगर डिटेल चाहिए तो सबसे बेस्ट है कंडक्टिंग इंटरव्यू. इन रिटर्न डॉक्यूमेंट तो हमें ये तो बताएंगे कि सिस्टम कैसा होना चाहिए, कैसे ऑपरेट करना चाहिए, बट डिटेल्स देने वाली चीज़ जो होगी वो इंटरव्यू से पता चलेगी. क्योंकि हम यहाँ पे हैंड टू हैंड लाइक आमने सामने बैठ के बात कर रहे तो यूज़र को बहुत ईजी होता है एक्सप्लेन करना कि व्हाट दे नीड, एक्चुअली व्हाट दे नीड. सो दिस इज़ व्हाट डिलिनेशन ऑफ स्कोप. फिर आ जाता है हमारा इसके अंदर सबसे बेसिक और सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग होती है फिजिबिलिटी स्टडी. जब आप अपना कोई भी सिस्टम तैयार कर रहे हो तो वो कितना फीजिबल है, उस फिजिबिलिटी तैयार करना मतलब क्या वो सिस्टम कंपैटिबल है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में आने के लिए, क्या वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में फिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये हमें देखना बहुत ज़रूरी है. तो फिजिबिलिटी से अगर हम बोले तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती है जैसे टेक्निकल फिजिबिलिटी मतलब क्या करंट टेक्नोलॉजी से कंपैटिबल है एग्जिस्टिंग प्रपोज सिस्टम, या जो प्रपोज सिस्टम आ रहा है उसके अंदर हमें कोई न्यू टेक्नोलॉजी फिट करनी पड़ेगी. ये सब चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती है. फिर फाइनेंशियली वायबल, हमें हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग हमें अपने को सिस्टम तैयार करवाना है. ऐसा नहीं कि ऑर्गेनाइजेशन में लॉस हो रहा है और आप अब ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी यू आर स्पेंडिंग ऑन अ जस्ट अ स्मॉल इंफॉर्मेशन सिस्टम के लिए कोई इतना पैसा खर्चा करने की जरूरत नहीं है अगर रिक्वायर्ड नहीं है. तो हमें फाइनेंशियली भी देखना पड़ेगा, उसके प्रोज और कॉन्स हमें देखने ही पड़ेंगे. और जैसे इकोनॉमिक फिजिबिलिटी होता है ये कि इंक्रीमेंटल कॉस्ट और बेनिफिट क्या होंगे अगर हमने ये सिस्टम इम्प्लीमेंट कर दिया. तो मतलब सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन के बाद हमारे को कितना एक्स्ट्रा बेनिफिट होगा या कितना एक्स्ट्रा खर्चा हो जाएगा, वी हैव टू लोकेट फॉर दिस. उसके बाद आता है शेड्यूल और टाइम, मतलब कितने टाइम में हमारा सिस्टम हमको रिस्पॉन्ड कर रहा है, मतलब वो ऑपरेट हो जाएगा या कितने टाइम में वो सिस्टम ऑपरेशन के अंदर आ जाएगा, फंक्शनल हो जाएगा. जैसे कोई सिस्टम है उसको लाइक 12 मंथ्स या 16 मंथ्स लग जाएंगे ऑपरेशन होने के लिए, तो सीनियर लेवल ऑफ मैनेजमेंट उसको हाथ रिजेक्ट कर देंगे कि हमको ऐसा सिस्टम चाहिए ही नहीं.
मतलब इतना टाइम लगा रहा है वो। रिसोर्स फिजिबिलिटी, मतलब रिसोर्स फिजिबिलिटी आती है तो हम यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स की बात करते हैं, क्योंकि दे आर द ओनली पीपल हु विल ऑपरेट दिस सिस्टम। लेकिन क्या वो इतने केपेबल और स्किल्ड है कि वो इसको चला सके, वो भी देखनी पड़ेगी। ऑपरेशनल फिजिबिलिटी तो सबसे ऊपर आती है। ऑपरेशनल फिजिबिलिटी का मतलब ये होता है जहाँ पे वर्कर्स, एम्प्लॉयज, कस्टमर, सप्लायर्स जो भी होते हैं, वो जो ये कंप्यूटर फैसिलिटी यूज करने वाले हैं उनके लिए होता है ये। सिस्टम कैन बी हाईली फिजिबल, सब रिस्पेक्ट में फिजिबल हो सकते हैं, लेकिन ऑपरेशनल फिजिबिलिटी फेल हो जाती है, वहाँ पे फेल होने का कारण होता है ह्यूमन प्रॉब्लम, क्योंकि वो लोग कंपैटिबल नहीं होते। किसी को कुछ प्रॉब्लम, किसी को क्या प्रॉब्लम, किसी को ये दिक्कत हो रही है, किसी को ये दिक्कत है तो किसी के लिए वो अच्छी चीज़ है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है। ऑपरेशनल कैपेबिलिटी बहुत मुश्किल से मिलती है। फिर आता है बिहेवियरल फिजिबिलिटी। इसका मतलब ये होता है कि विच इज़ डिजाइन टू प्रोसेस द डेटा एंड प्रोड्यूस द डिजायर्ड आउटपुट। मतलब जो हम इनपुट डाल रहे हैं उससे हम डिजायर्ड आउटपुट ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे। और लीगल फिजिबिलिटी का ये मतलब होता है कि जो हम सिस्टम हमारे सिस्टम में इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, क्या वो लीगल है कि नहीं है। ऐसा नहीं है उसे कुछ इलीगल काम कर रहे हैं, मतलब हम सारे लॉज और रेगुलेशन को कंप्लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये चीज़ भी देखनी चाहिए। तो ये सारी क्या थी, फिजिबिलिटी स्टडी। फिजिबिलिटी स्टडी के बाद आता है रिपोर्टिंग रिजल्ट्स टू मैनेजमेंट। हमने जो भी अभी सिस्टम एनालिस्ट ने जो भी अभी तक काम किया, जैसे उसने स्कोप आइडेंटिफाई किया, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की, ऑब्जेक्टिव्स बताए और फिजिबिलिटी स्टडी भी कर ली, उन सबको वो जो डॉक्यूमेंट करेगा उसको किसको रिपोर्ट करना है, मैनेजमेंट को। ठीक है, मैनेजमेंट को रिपोर्ट करेगा। उसके बाद एक एस्पेक्ट और देखना है जिसका नाम है इंटरनल कंट्रोल एस्पेक्ट। इंटरनल कंट्रोल एस्पेक्ट में ये देखना है कि जितना भी हमने पीछे चेक किया है सब कुछ, वो सब प्रॉपरली चेक हुआ है कि नहीं हुआ है। कि मतलब अगर प्रॉब्लम को एनालाइज करना था कि वाकई में प्रॉब्लम एनालाइज की है कि नहीं गई है, क्या प्रॉब्लम को प्रॉपरली डिफाइन किया गया है कि नहीं है, कि सारी फिजिबिलिटी स्टडी को प्रॉपरली किया है कि नहीं किया है, रिजल्ट को डॉक्यूमेंट किया है कि नहीं किया है, या मैनेजमेंट को जो रिपोर्ट सबमिट करनी थी उस फिजिबिलिटी का आउटकम उसमें शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें इंटरनल कंट्रोल एस्पेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस। ठीक है, मैनेजमेंट को रिपोर्ट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ में मैनेजमेंट को ये चेक करना है कि इंटरनल कंट्रोल एस्पेक्ट्स आर देयर और नॉट। Okay, so this was the first phase of SDLC, which is known as preliminary.